देखो, अगर आपने प्रभाव और वे फॉरवर्ड बता दिया तो आपका लगभग आधा नंबर बढ़ेगा। अगर किसी बच्चे को 4 मिला है तो वो 4 4.5 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ से यहाँ तक जो है हमने कंटेंट बताया है। कंटेंट मतलब कि जो हमको क्वेश्चन में पूछा है। दूसरी जो लाइन है, दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला, जिसके कारण है ना, ये हमने लिंक किया है कंटेंट को कॉन्टेक्स्ट से। हेडिंग, देन सब हेडिंग और देन आपके पास एग्जाम्पल। ये वाला फॉर्मेट आपको बनाए रखना है। जनसंख्या की ये शीत यानी कि डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है और क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है, विस्तार से समझाइए। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डेमोग्राफिक शीत क्या है, यानी डेमोग्राफिक विंटर या जनसंख्या की शीत क्या है। टू बी फ्रैंक, एग्जाम टाइम में मुझे भी ये चीज नहीं पता थी कि डेमोग्राफिक विंटर क्या होता है, बट मैंने थोड़ा सा आइडिया लगाया। विंटर मतलब सर्दी, और सर्दी मतलब कि यार एक तरीके का एंडिंग वाला फेज है ना। जैसे कि मानसून जब एंड होता है तब फिर सर्दी स्टार्ट होती है, तो मानसून अगर एंड हो रहा है, सर्दी स्टार्ट हो रही है, तो यानी कि डेमोग्राफी के रेस्पेक्ट में आप ये कह सकते हो कि पॉपुलेशन जो है पहले बढ़ रही थी, फिर स्टेगनेट हो गई, अब धीरे धीरे जो है पॉपुलेशन कम हो रही है, तो इसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा डेमोग्राफिक विंटर। ये मैंने एग्जाम टाइम में सोचा। प्लस इसी बात को थोड़ा सा सब्सटेंशिएट करने के लिए ये आगे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर हो रही है, यानी कि दुनिया के बारे में पूछा गया है ना। तो मैं थोड़ा सा वहां से लिंक किया कि दुनिया के कुछ हिस्सों में डेमोग्राफिक विंटर है, कुछ हिस्सों में जो है डेमोग्राफिक विंटर नहीं है ना। तो यहाँ से आप डेमोग्राफिक विंटर का थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, बट है कि ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है और इसके बारे में किसी ने जनरली सुना भी नहीं होता है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं। एग्जाम में मुझे भी नहीं पता थी। जब मैं बाहर निकला तब मैंने फ्रेंड से पूछा था, यार ये तुझे पता था क्या ये? तो वो बोलते भाई मुझे भी नहीं पता था। बट जैसा एग्जाम टाइम में मैंने ये चीज़ सोची थी, वैसे ही एग्जाम में उन्होंने भी सेम चीज़ सोची थी, तो उनका भी क्वेश्चन बन गया था और मेरा भी क्वेश्चन बन गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन मिस नहीं हुआ। तो यानी कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत होता तो बहुत ईजी, बट अगर वो चीज़ आपको पता है ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से चला जाएगा। नहीं तो आपको अगर वो चीज़ नहीं पता है तो नहीं जाएगा। 2024 में एक ऐसा ही क्वेश्चन ज्योग्राफी में भी आया था, है ना, ट्विस्टर के बारे में। अगर आपको ट्विस्टर पता है तो वो क्वेश्चन बहुत आसान है। ट्विस्टर अगर नहीं पता है तो वो क्वेश्चन उतना ही हार्ड बन जाएगा आपके लिए। तो चलो इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले तो पहला जो कीवर्ड लिखा हुआ है वो है डेमोग्राफिक विंटर या जनसंख्या की शीत की अवधारणा क्या है। तो इंट्रोडक्शन तो मेरा फिक्स हो गया कि भाई मेरे को जनसंख्या की शीत के बारे में बताना है। जनसंख्या की शीत की अवधारणा बतानी है ना। अब ये अवधारणा क्या है ना। अब इसमें जैसे कि आपको बताना है कि बर्थ रेट जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि बच्चे जो है वो कम पैदा होंगे। इसके अलावा फर्टिलिटी रेट है ना, फर्टिलिटी रेट भी कम होगी, मोर्टेलिटी रेट भी कम होगी। साथ में जो है पॉपुलेशन है ना, जनसंख्या, जनसंख्या बताओ बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियस सी बात है, बर्थ रेट अगर कम हो रही है, फर्टिलिटी रेट कम हो रही है, तो हमारी जनसंख्या भी कम होगी। तो यही पूरी अवधारणा है, इसी को आपको इंट्रोडक्शन में बताना होगा। सेकंड थिंग, ये पूछा गया क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर हो रही है। देखो, मेन बॉडी में आपको क्या बताना होगा, जनसंख्या की ये शीत की अवधारणा। तो आप मेन बॉडी में जो है एक इसकी हिडन डिमांड है, वो है कारण। कारण आपसे पूछा नहीं गया, लेकिन ये आपकी हिडन डिमांड है कि भाई कि जनसंख्या की ये शीत के पीछे जो है कौन कौन से कारण होते हैं, है ना। कि भाई लोगों के जैसे जब शैक्षिक प्रसार होता है, स्वास्थ्य का प्रसार होता है, कुछ आर्थिक सामाजिक चेंजेस डेवलप होते हैं, तब क्या है हमें जनसंख्या की शीत की समस्या देखने को मिलती है ना। इसके अलावा ये तो हो गया कारण। प्लस दूसरा ये पूछा गया क्या ये दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर हो रही है। देखो, दुनिया अग्रसर हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो है आपको एक कीवर्ड दिखाई दे रहा होगा। वो कीवर्ड क्या है? क्या। मतलब कि आपसे पूछा गया है कि क्या आप इस बात से सहमत हो, है ना। तो देखो, अब जब सहमति का बात आती है ना, सहमत है ना, है या नहीं है, तो देखो आप सहमत हो भी सकते हो, सहमत नहीं भी हो सकते हो। लेकिन क्या ये दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर हो रही है? देखो, अगर हम इस पे डिस्कस करें तो आपको पता होगा कि दुनिया के कुछ हिस्सों में पॉपुलेशन श्रिंक हो रहा है। पॉपुलेशन देखो, सब किसी कोई भी कंट्री होता है तो उस कंट्री की डिफरेंट फेजेस होती है ना, जिसको हम डेमोग्राफिक फेजेस भी कहते हैं। जनसंख्या के संक्रमण का जो सिद्धांत है वो इसी अवधारणा पर आधारित है। सबसे पहले बर्थ रेट और जो हमारा मोर्टेलिटी रेट होता है, मृत्यु दर और जन्म दर, दोनों ही काफी हाई होते हैं। फिर धीरे धीरे स्वास्थ्य का प्रसार होता है, तब मृत्यु दर जो है वो
रेपिडली कम होने लगता है, जबकि जन्म दर अभी भी उच्च बना हुआ रहता है। तो फर्स्ट फेज में तो दोनों ही उच्च थे, सेकंड फेज में बर्थ रेट उच्च बनी हुई रहती है लेकिन मोर्टेलिटी रेट कम हो जाती है। अब क्योंकि बर्थ रेट जो है वो उच्च बनी हुई है और यानी कि बच्चे पैदा ज्यादा हो रहे हैं लेकिन आदमी मर कम रहे हैं, तो जो है वो नेट जो है जनसंख्या का विस्तार होगा। थर्ड फेज के बारे में बात करूँ तो जो हमारी मृत्यु दर होती है वो काफी निम्न हो जाती है और बर्थ रेट जो है वो अब धीरे धीरे गिरना स्टार्ट होती है। तो इसमें भी जो है हमारी जनसंख्या का प्रसार होता है ना। और चौथा फेज आता है, वो आता है जहाँ पर बर्थ रेट भी कम होता है और मोर्टेलिटी रेट भी कम होता है। तो इस वाले चौथे जो फेज होता है उसमें हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगभग नियत बनी हुई रहती है, क्योंकि लगभग जितने आदमी पैदा हो रहे हैं और आदमी मरने वाले आदमियों की संख्या वो दोनों ही बराबर होती है। तो हमारी जो है पॉपुलेशन लगभग नियत बनी हुई रहेगी और इसके लिए जो हमारा TFR होना चाहिए वो 2.1 होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब पांचवा फेज आता है। पांचवें फेज में क्या होता है कि बर्थ रेट और कम हो जाती है जबकि मोर्टेलिटी रेट बर्थ रेट से अधिक हो जाती है। तो जब मोर्टेलिटी रेट ज्यादा यानी कि मरने वाले आदमियों की संख्या ज्यादा है जबकि पैदा कम हो रहे हैं, तो फिर हमारी जनसंख्या श्रिंक होगी। तो कई दुनिया के कई हिस्सों में पॉपुलेशन श्रिंकिंग की समस्या देखी जा रही है। तो देखो दुनिया एक ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है, हमारे दिमाग में आएगा हाँ यार ऐसा तो होता ही है बिल्कुल। जापान की आप बात कर लो, जापान की पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है। साउथ कोरिया की बात कर लो, उसका TFR 0.8 बना हुआ है ना। रशिया की बात कर लो या जो हमारी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है उसके बारे में बात कर लो, तो वहां पर जो है मेनली हमारी पॉपुलेशन श्रिंकिंग की समस्या देखी जा रही है ना। अमेरिका की बात कर लो, वहां पे पॉपुलेशन लगभग नियत बना हुआ है ना। तो यानी कि हमारा जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहां पर हम ये समस्या देख सकते हैं, परंतु क्या दुनिया के सभी हिस्सों में ये समस्याएं? तो हमारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि कई ऐसी कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल भारत। क्या भारत में ये समस्या देखी जा रही है? नहीं। भारत की पॉपुलेशन जो है वो अभी बढ़ रही है, अभी हम विकास के चरण में है ना। साथ में ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है ना, अफ्रीकन कंट्रीज है जैसे नाइजीरिया का TFR 4 से ज्यादा है। यानी कि जो इंडिया का TFR 1960s के आसपास में था, जो कि लगभग 4.5 के आसपास था, वो समस्या वही सेम चीज जो है नाइजीरिया में देखी जा रही है। तो इंडिया में उस टाइम पॉपुलेशन का विस्तार हुआ था, जनसंख्या विस्तार हुआ था, तो अब नाइजीरिया में भी जनसंख्या का विस्तार होगा। तो क्या इसको हम जनसंख्या की शीत कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, जबकि तो जनसंख्या की शीत का जस्ट अपोजिट है। तो मतलब मोटा मोटा ये है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में ये बात अप्लीकेबल भी है और कुछ हिस्सों में ये बात जो है अप्लीकेबल नहीं भी है। ठीक है, ठीक है, तो हम सहमत भी हैं और तो नहीं भी है। ऐसी स्थिति में हमारी अप्रोच वो लगती है 60-40। व्हाट इज 60-40 अप्रोच? देखो किसी भी चीज से अगर आप सहमत हो तो 60% जो है आप उसके पक्ष में बारे में लिखोगे, लेकिन आपके पास कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी है तो 40% जो है आप उसके बारे में भी लिखोगे। तो यानी कि अगर आपने सहमत के बारे में अगर आपने मान लो 5 पॉइंट लिखे तो एटलीस्ट यू हैव 3 पॉइंट्स जो कि आप उसके विपक्ष में लिख सको, है ना। तो यानी कि 5 पॉइंट जो है वो हमारा 60 और 3 पॉइंट जो है वो लगभग हमारा 40, है ना। तो ये 60-40 अप्रोच कहलाती है ना। अच्छा, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो? कंक्लूजन देखो ये एक समस्या भी है, तो समस्या है तो आप थोड़ा वे फॉरवर्ड भी आप दे सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, तो कंक्लूजन से पहले आप चाहो तो एक तो वे फॉरवर्ड और जो है एक इसका प्रभाव क्या होता है कि जनसंख्या की ये शीत की अगर समस्या देखी जा रही है तो कारण के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्या विश्व में ऐसी समस्या है या नहीं इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। पर क्या इसके बारे में डिस्कस हमें नहीं करना चाहिए, इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो प्रभाव के बारे में भी आप वर्णन कर सकते हो। तो प्रभाव के बारे में वर्णन कर दिया तो थोड़ा सा वे फॉरवर्ड भी बता सकते हो। देखो अगर आपने प्रभाव और वे फॉरवर्ड बता दिया तो आपका लगभग आधा नंबर बढ़ेगा। अगर किसी बच्चे को 4 मिला है तो वो 4 4.5 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यही छोटी छोटी चीजें हैं, ये आंसर राइटिंग की बारीकियां हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। कहाँ हमको किस चीज को कितना वेटेज देना है, यही आंसर राइटिंग है। और कंक्लूजन में आप चाहो तो जो है अगर कोई ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस का कोई मॉडल है तो उसके बारे में आप वर्णन कर सकते हो, है ना। वरना इससे क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है इसके बारे में आप थोड़ा बहुत
बता सकते हो, है ना। और साथ में इस समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं, है ना, थ्रू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, है ना। या जो हमारा एक जापान का सिल्वर ह्यूमन रिसोर्स सेंटर नाम का एक केस स्टडी है, उसका भी आप वर्णन कर सकते हो। तो आपके पास अच्छा खासा कंटेंट है। तो एक बार हल्का सा देख लेते हैं कि हम इस के मॉडल आंसर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम अभी मैंने बताया कि जनसंख्या की शीट को आप परिभाषित करोगे, बट परिभाषा आपको पता भी होना चाहिए ना। तो एक बार परिभाषा के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखो, जनसंख्या की शीट की अवधारणा को हमको स्पष्ट करना है ना। तो डेफिनेशन हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जनसांख्यिकी है, जनसंख्या की शीत की अवधारणा हमको स्पष्ट करनी है ना। तो जनसंख्या की शीत जो है वो एक तरीके से ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है, ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां जन्म दर, है ना, जिसको हम बर्थ रेट भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है ना। जन्म रेट, प्रतिस्थापन दर जो कि 2.1 होती है ना, से काफी नीचे गिर जाती है, जिसके कारण जो हमारी आबादी रहती है ना, जिसके कारण वृद्ध आबादी, क्योंकि पॉपुलेशन जो होती है वो एजिंग की तरफ बढ़ जाती है, यानी कि औसत एज जो होती है, औसत उम्र जो होती है वो बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं वृद्ध आबादी, है ना। वृद्ध मतलब कि बूढ़ा, है ना। तो आबादी जो होती है वो बूढ़ी होने लगती है। साथ में और क्या होगा, कार्यबल हमारा सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ते कार्यबल, है ना, वे कई हमारी आर्थिक चुनौतियां भी प्रस्तुत होती है ना, वे आर्थिक चुनौतियां पैदा होती हैं। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन में हमने यहां से यहां तक जो है हमने कंटेंट बताया है। कंटेंट मतलब कि जो हमको क्वेश्चन में पूछा है। दूसरी जो लाइन है, दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, ये वाला, जिसके कारण, है ना, ये हमने लिंक किया है कंटेंट को कॉन्टेक्स्ट से, कि यार जनसंख्या की शीत से, अगर जनसंख्या की शीत को डिफाइन कर दिया, अगर जनसंख्या की शीत होगा तो उसके क्या क्या जो है एक तरीके का इम्पैक्ट होगा। तो हमने कंटेंट को कॉन्टेक्स्ट से लिंक कर दिया, है ना। तो इसको हम कहते हैं इंटरलिंकिंग स्टेटमेंट। देखो, 7 मिनट में ये सब चीजें सोचना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम क्या आंसर राइटिंग पे फोकस करते हैं, है ना। इंटरलिंकिंग स्टेटमेंट जरूरी है, ये इंटरलिंकिंग स्टेटमेंट लिखना। अच्छा, तो क्या इस बात को मैं थोड़ा सा एलोबरेट भी कर सकता हूँ? हाँ, थोड़ा सा। हम अगर हमारे पास कोई डाटा है जिसके माध्यम से हम ये कह सके कि आबादी जो है वो वृद्ध हो रही है, या जो हमारा कार्यबल है वो सिकुड़ रहा है, या कहीं आर्थिक चुनौतियां प्रस्तुत हो रही है, तो किसी एक समस्या को लेकर आप चाहो तो छोटा सा डेटा दे सकते हो, है ना। जैसे कि मुझे एक थोड़ा सा डेटा याद आ रहे हैं, हाँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये बना सकते हैं, एक तो समय, और एक है 65 वर्ष से अधिक वैश्विक आबादी प्रतिशत। अरे, वैश्विक आबादी का क्या प्रतिशत है? वैश्विक आबादी का प्रतिशत, है ना। तो अगर मैं वर्तमान समय की बात करूँ, है ना, तो वर्तमान में यानी कि 2022 के आसपास जो है वो हमारा लगभग 10% पॉपुलेशन जो थी वो 65 वर्ष से अधिक थी, है ना। और वहीं अगर मैं बात करूँ तो 2050 तक ऐसा एक्सपेक्टेड है कि यही सेम डेटा जो है वो 16% हो जाएगा। तो पहले 10% थी और अब जो है वो 16% हो जाएगा, यानी कि इस टाइम जो है वो लगभग 77 करोड़ के आसपास लोग थे, है ना। और वहीं जो है जब 2050 के बारे में बात करें, है ना, तो उस टाइम 16% पॉपुलेशन हमारी 65 ईयर से ज्यादा हो जाएगी। साथ में इनके कारण जो होगा वो क्या होगी, एक तो जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगी, है ना। जीवन प्रत्याशा अगर बढ़ गई, है ना, और साथ में जो है कार्यबल सिकुड़ रहा है, तो साथ ही साथ हमको एक और समस्या देखने को मिलेगी, वो है जन्म दर, है ना। साथ में जो है जन्म दर भी काफी कम हो जाएगी। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए।
तो ये हमने एक छोटा सा नमूना पेश कर दिया, ये छोटी सी हमने टेबल बना दी। ये जो टेबल है ये देखो, ये लगभग आपको आधा नंबर तो नहीं देगी, लेकिन मैं इतना श्योर कह सकता हूँ कि आपको 1/4 मार्क्स जो है वो आपका जरूर बढ़ा देगी। दूसरा, अब आप बात करते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी के हमारे पास 2 डायमेंशन है। कौन कौन सी? एक तो हिडन डायमेंशन जो कि मैंने डिस्कस किया कि जनसंख्या की शीत के क्या क्या कारण हैं, और दूसरी चीज कि क्या आप इस बात से सहमत है, वो वाला पार्ट। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 डिमांड है। तो सबसे पहले हम पहली डिमांड को एड्रेस करते हैं। पहली डिमांड को एड्रेस करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि वो हेडिंग लिख दो। तो यानी कि जनसंख्या की शीत के पीछे कारण। तो जनसंख्या की शीत के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि लेट विवाह करना, है ना, ये हमारे पास लेट विवाह करना, कुछ सिंगल पेरेंटिंग कल्चर भी हमारे पास बढ़ रहा है, एजुकेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, लोग बाग इंडिपेंडेंस हो रहे हैं। इसके अलावा कई सारे हमारे पास लॉज हैं जो कि काफी शिथिल लॉज है ना, आप बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हो। इसके अलावा लोग जो है वो करियर को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, है ना, रादर देन शादी के। तो अभी आप देखोगे तो एवरेज शादी करने की एज है वो लड़के की लगभग 28 वर्ष एवं लड़की की 24 वर्ष है ना, जो कि अगर मैं बात करूँ 1950s के में, वही ये एज काफी कम थी, है ना, अंडर 20 में थी। तो वही चीज है। तो जनसंख्या की शीत के पीछे क्या क्या कारण है? तो सबसे पहला कारण तो आप लिख सकते हो कि बदलते पारिवारिक समीकरण। पारिवारिक समीकरण यानी कि परिवार के स्तर पर जो है क्या क्या समस्याएं हैं ऐसी, या ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जनसंख्या की शीत की समस्या देखी जा रही है। तो सबसे पहला है शादियों का देरी से होना। ठीक है, देखो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। रिप्रेजेंटेशन का हमारा तरीका क्या होगा? सबसे पहला हमारा होगा कि ये मेन हेडिंग हो गई, ये वाली जनसंख्या की शीत के पीछे क्या कारण है, ये हमारी मेन हेडिंग। दूसरा, ये हमारे पहला पॉइंट डाला हमने, और ये हमारी सब हेडिंग हो गई, ये बदलते पारिवारिक समीकरण। हेडिंग, देन सब हेडिंग, और देन आपके पास एग्जाम्पल। ये वाला फॉर्मेट आपको बनाए रखना है ना। अब एग्जाम्पल्स क्या है कि जैसे कि शादियों का देरी से होना, इसके अलावा कम बच्चे, है ना, रखने की चाह, इसके अलावा सिंगल पेरेंटिंग कल्चर। देखो जब पेरेंट ही सिंगल होगा, है ना, सिंगल पेरेंट कल्चर, या आप कह सकते हो कि एकल परिवार, है ना, एकल परिवार भी आप कह सकते हो, एकल परिवार की दिखता। अब इनके कारण क्या होगा, है ना, देखो एकल परिवार है कोई, और दोनों ही मान लो वर्किंग है, तो बच्चे कम पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखभाल कौन करेगा। तो इसीलिए जो है एकल परिवार की अधिकता। इनके कारण क्या होगा कि कम प्रजनन दर होगी, है ना, कम प्रजनन दर होगी। दूसरा जो है, सिर्फ और सिर्फ क्या पारिवारिक कारण ही होता है जनसंख्या की शीत की वजह? नहीं, कुछ धार्मिक कारण भी हो सकते हैं ना, धार्मिक कारण। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर जो है अबॉर्शन अलग होता है। तो जब आपके पास अबॉर्शन जैसे विकल्प मौजूद है तो आप बच्चे पैदा नहीं करोगे। हो सकता है कि आप जो है गर्भपात की ओर सहारा ले लो, जबकि 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जो है ये चीज नहीं थी, क्योंकि गर्भपात तो एक तो सामाजिक मान्यता भी नहीं थी। दूसरी बात है कि उस टाइम कई सारी लीगल समस्याएं भी आपको देखने को मिलती थी, है ना। तो इन्हीं कारण से पहले वाले जो बच्चे थे, या पहले वाली जो पीढ़ी थी, वो गर्भपात नहीं करवाती थी। आज की पीढ़ी गर्भपात करवाती है, जिसके कारण पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, बच्चे पैदा नहीं होंगे, बच्चे पैदा नहीं होंगे तो प्रजनन दर घट जाएगी, है ना। तो धार्मिक कारण, जैसे कि आप स्वीडन का नाम ले सकते हो, है ना, जो हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्वीडन, डेनमार्क, है ना, डेनमार्क। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि गर्भपात को सामाजिक मंजूरी है, सामाजिक मंजूरी के कारण जो गर्भपात की दर होती है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पर उच्च बनी हुई रहती है, गर्भपात की दर ना। यहाँ पे आप एक रिपोर्ट भी कोट कर सकते हो, है ना, ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये एक हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट, ठीक है, 2024।
इसके आधार पर मैं ये चीज कह रहा हूँ, ठीक है। तीसरा रीजन आप लिख सकते हो कि आधुनिकीकरण, जैसे जैसे आधुनिकीकरण बढ़ेगा तकनीक तक पहुंच बढ़ेगी, आधुनिक शिक्षा का प्रसार होगा, है ना, करियर के विकल्प मौजूद होंगे, कई सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डेवलप होगी, जिसके कारण क्या है, बच्चे को रखना या बच्चे की चाह रखना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और प्रजनन दर जो है उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप लिख सकते हो ना, आधुनिकीकरण, है ना। शहरीकरण एवं आर्थिक परिवर्तन के कारण, है ना। आर्थिक परिवर्तन के कारण जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, तो सामाजिक मूल्यों को परिवार उन्मुख जीवन, यानी कि आप परिवार रखो, है ना, ये वाला जो जीवन है इसको हतोत्साहित करता है ना, यानी कि परिवार उन्मुख जीवन शैली से दूर करता है ना। 7-7 दिन तक काम करवाना एक तरीके का ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये हमारा आधुनिकीकरण। इसके अलावा कुछ आर्थिक कारण भी हो सकता है ना। आजकल जो लोग हैं वो कम बच्चे इसलिए भी पैदा कर रहे हैं क्योंकि इतने बच्चों को एक तो वो रख नहीं सकते, दूसरा वो चाहते हैं कि यार बच्चे 2 ही पैदा हो, साथ में हम उन दोनों बच्चों को हम बहुत अच्छे से जो है परवरिश करें उनकी, रादर देन हम 4 बच्चे पैदा करके उनको एवरेज परवरिश करें। उससे अच्छा है कि हम 2 बच्चे पैदा करके उनके जो लालन पालन है वो हम बहुत अच्छे से करें, है ना। तो आर्थिक कारण में जैसे कि एक तो उच्च रहन सहन की लागत, रहन सहन लागत, है ना, शहरों में रहते हैं, है ना, जीवन यापन की लागत जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, तो वो चाहते हैं कि यार बच्चे ना अभी एक ही पैदा हो। तो एक तो ये वाले रीजन हो सकता है। एक हो सकता है कि आर्थिक अस्थिरता, है ना, आर्थिक अस्थिरता, जैसे कि अभी हमने कोविड-19 के दौरान भी देखा। कोविड-19 में हमने क्या देखा कि लोगों की कई सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी वो चली गई। तो अगर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी चली गई, रोजगार चला गया, प्लस व्यवसाय को भी जो है क्षति पहुंच रही है, तो पेरेंट क्या सोचेगा, पेरेंट तो ये सोचेगा कि यार अभी मैं जो है बच्चे को हैंडल नहीं कर सकता हूँ या बच्चे का लालन पालन सही से नहीं कर सकता हूँ, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी बच्चे पैदा ना करूँ। तो फिर वो धीरे धीरे जो है एवरेज उम्र में बच्चा पैदा करने की जो उम्र है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है ना। तो आर्थिक स्थिरता, है ना, इसके कारण साथ में परिवार नियोजन में देरी, ठीक है, परिवार नियोजन में देरी, शादी लेट होगी, शादी लेट हो रही तो धीरे धीरे जो हमारे पास जो एक टाइम पीरियड होता है जिसके कारण, जिसको हम प्रजनन काल कहते हैं, है ना, कि एक महिला द्वारा बच्चे पैदा करने की जो उम्र होती है वो कम हो जाती है। अगर मान लो आपकी 28 की उम्र में शादी हो रही है और हम ये माने कि मेनोपॉज की जो अवस्था है वो 45 ईयर्स है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 17 साल के टाइम पीरियड में एक महिला जो है वो बच्चे पैदा कर सकती है। परंतु वहीं अगर मान लो कि उस महिला की शादी 20 वर्ष में अगर हुई होती तो उसके पास 25 साल होते हैं। तो आजकल क्या हो रहा है कि महिला के जो शादी करने की जो औसत उम्र है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उनके पास जो प्रजनन काल है वो घट रहा है। तो सिंपल सी बात है, प्रजनन काल घटेगा तो जन्म दर घटेगी। तो ये हो गया हमारे पास आर्थिक, है ना। इसके आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, है ना, जैसे कि मुझे एक एग्जाम्पल याद है कि मुंबई में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, मुंबई में जो जीवन यापन की लागत है वो राष्ट्रीय औसत से 30% अधिक है ना, राष्ट्रीय औसत से 30% अधिक है ना। तो ये आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, ठीक है। पांचवा आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि सामाजिक सांस्कृतिक लेवल पे भी, सामाजिक सांस्कृतिक मापदंडों का बदलना, मानदंडों को बदलना। पहले कई लोग जो है वो बच्चे इसलिए भी पैदा करते थे क्योंकि माता या पिता जो है वो ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तरीके की जो हमारा संयुक्त परिवार है उसमें रह रहे होते हैं। लेकिन आजकल तो एकल परिवार की संख्या बढ़ रही है और एकल परिवार में कोई रोकने टोकने वाला नहीं कि यार आप इस टाइम बच्चे पैदा करो, इस टाइम बच्चे पैदा मत करो, है ना। तो क्या आपकी जो है आपकी व्यक्तिवादिता काफी ज्यादा हावी है, तो व्यक्तिवादी है इसमें, है ना, व्यक्तिवादी किस पर, परिवार पर, है ना। तो आप खुद जो है आप इंडिविजुअल डिसीजन लोगे। इसके अलावा पहले जो है भाई कहते हैं ना कि यार कि
20 की उम्र में नौकरी, 22 में जो है शादी और 24 में है बच्चे। लेकिन अब ये चीज़ नहीं हो रही है। ये चीज़ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि लोग जो है वो शिक्षा व करियर को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा कारण आप लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, एक है तकनीकी प्रकृति, है ना, जो हमारे आधुनिक व सुरक्षित, देखो कीवर्ड है, आधुनिक भी है और सुरक्षित भी है। आधुनिक व सुरक्षित गर्भ निरोधक उपकरणों तक पहुंच, गर्भ निरोधक उपकरणों तक पहुंच, उपकरणों या साधनों भी कह सकते हो ना, साधनों तक पहुंच या आसान पहुंच। ठीक है, ठीक है, परिवार नियंत्रण हो जाएगा इससे, तो जिससे बच्चे कम पैदा होंगे, है ना। तो ये आपके पास 6 पॉइंट्स है ना। तो इन 6 पॉइंट्स को आप जो है अच्छे से ऐड कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर जो है हम हमारे क्वेश्चन की मेन डिमांड, एक और डिमांड है ना, हिडन डिमांड, जिसको मैंने कहा था। वो हिडन डिमांड क्या है? वो हिडन डिमांड है हमारी कि हम इस प्रश्न का दूसरा पक्ष भी हम प्रस्तुत करें। तो दूसरा पक्ष हम कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं? देखो, दूसरा पक्ष है कि क्या आप इस बात से सहमत है ना, कि दुनिया जो है वो इस ओर अग्रसर है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारा जो स्टैंड है वो ये है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में जो है ये चीज देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ हिस्सों में जो है ये चीज देखने को नहीं भी मिल रही। तो आप यहाँ से जो है आप पॉइंट चेंज करोगे ना, आप लिखोगे कि विश्व के, अब आप जो है डिमांड 1 को आप डिमांड 2 के साथ लिंक कर रहे हो, है ना। लिंक करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि डिमांड 2 की जो मेन डिमांड है या जिस क्वेश्चन का वो नेचर, जिस नेचर का वो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसमें आपको ओपिनियन मांगा गया है। तो आपको ओपिनियन मांगा गया तो पहले आप ओपिनियन दोगे और देन आप उस ओपिनियन को सब्सटेंशिएट करने के लिए आप आर्गुमेंट्स दोगे। तो सबसे पहले आपका ओपिनियन, देन आपका आर्गुमेंट कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में तो ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती, प्रत्येक क्षेत्र में यह समस्या नहीं है। ये देखो, समस्या की जगह आप चाहो तो आप यूं लिख सकते हो, यह अवधारणा नहीं है ना, क्योंकि समस्या लिखते फिर एग्जामिनर के दिमाग में ये रहता है कि यार आप जो जनसंख्या शीट को आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, है ना। यह अवधारणा नहीं है, परंतु विश्व के अधिकांश हिस्सों में, है ना, विश्व के अधिकांश हिस्सों में, अधिकांश हिस्सों में जनसांख्यिकीय शीत की घटना देखी जाती है। ठीक है, ये आपने लिख दिया, आपका जजमेंट, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। अब इसको सब्सटेंशिएट करो। ठीक है, कैसे? कि भाई मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यूरोप में भी जैसे कि आपको पता है कि ईस्टर्न यूरोप है ना, पूर्वी यूरोप की, है ना, जैसे कि कंट्रीज है स्पेन, है ना, फ्रांस, इटली, इनका जो TFR है वो कितना है लगभग, देखो TFR अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है ना, तो आप सीधा सा ये कह दो कि इनका जो TFR है वो 2.1 से कम है। बट इफ यू नो द TFR इट इज वेरी गुड। मतलब मुझे तो उस टाइम पता था कि हाँ भाई ये जो यूरोपियन कंट्रीज इनका लगभग 1.4 1.5 के आसपास है। तो मैंने तो उस टाइम एग्जाम में 1.4 1.5 लिख के आया था। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप यूँ लिख दो कि TFR जो है इनका 2.1 से कम है। ये तो हो गया यूरोप वाला ना। दूसरा जो है वो हमारा जैसे कि पूर्वी एशिया, है ना। पूर्वी एशिया बोले तो जापान वाला क्षेत्र है ना, जापान की जनसंख्या कम होना, है ना। साउथ में जो साउथ कोरिया है इसका जो TFR है ये बहुत कम है, ये वर्ल्ड में लोवेस्ट है। ये थोड़ा सा आप याद कर सकते हो ना, 0.8। इसके अलावा मैं बात करूँ तो चीन के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। चीन का क्या है? 1 चाइल्ड पॉलिसी। इसके कारण क्या हो गया? जनसंख्या सीमित। ठीक है, जनसंख्या यहाँ पे
सीमित हो गई है। इसके अलावा थोड़ा सा भारत के बारे में बात कर सकते हैं। देखो भारत जो है ना वो जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या शीत दोनों ही जो एक्सट्रीम सिचुएशन है इनके बीच में अभी भारत लाई कर रहा है ना। तो इंडिया के बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्योंकि भाई इंडिया में 18% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन निवास करती है, तो इंडिया का TFR कितना है 2.0 है ना। और यहाँ पे लिख सकते हो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है ना। ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, ये तो आपको पता ही है। भारत के बारे में जिक्र कर सकते हो। तो ये आपने जो है डिमांड 1 और डिमांड 2 दोनों को एड्रेस कर दिया। अब एक हल्की सी अगर आपको आधा नंबर और बढ़ाना है तो आप यहाँ पे एक छोटा सा चीज और ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? देखो जनसंख्या की ये शीत जो है वो एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है, एक इवेंट है। तो इस इवेंट का कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, है ना। अब अगर इम्पैक्ट होगा तो आपको थोड़ा सा वे फॉरवर्ड भी देना है, तो वो चीज भी आपको लिखनी पड़ेगी, है ना। तो उस चीज को आप कैसे हैंडल करोगे थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर ये लिखने के बाद में आप एक हल्का सा है ना, इधर एक तरफ प्रभाव और एक तरफ आप वे फॉरवर्ड है ना, यानी कि आगे की राह लिख सकते हो, है ना। प्रभाव क्या पड़ेगा भाई कि हमारे जो कार्यबल है, कार्यबल यानी कार्यबल जनसंख्या जो हमारे वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। कम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। दूसरा जो है वो सामाजिक कल्याण। देखो अब एज बढ़ रही है लोगों की, है ना, तो लोगों को पेंशन भी देनी होगी, लोगों को हेल्थ फैसिलिटी भी देनी होगी। तो सामाजिक कल्याण के व्यय में वृद्धि, ठीक है, व्यय में वृद्धि। आपको जान के हैरानी होगी कि जापान जो है ना, जापान का जो टोटल सामाजिक कल्याण का बजट है उसका 50% जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन को जाता है। 50% पेंशन को क्यों जाता है? एक तो वहां पे वृद्ध जनसंख्या जो है वो अधिक निवास कर रही है, प्लस उनकी जो एवरेज एज है, एवरेज जीवन प्रत्याशा वो भी काफी ज्यादा हाई है। तो दोनों ही कारणों से जो है वहां का पेंशन बजट है वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है। एक तीसरा है कि देखो इनोवेशन के लिए क्या चाहिए होता है? ब्रेन चाहिए होता है, एक युवाओं का दिमाग चाहिए होता है। अब जब युवा ही कम रहेंगे तो इनोवेशन के लिए जो ब्रेन पूल है उसकी समस्या देखी जाती है। नवाचार के लिए ब्रेन पूल की समस्या। भाई आपके पास युवा ही नहीं है तो किन युवाओं का आप ब्रेन पूल करोगे, है ना। एक चौथा जो है आप एक और पॉइंट हल्का सा ऐड कर सकते हो, वो है कि सामाजिक असंतुलन। ठीक है, सामाजिक असंतुलन कैसे भाई? देखो भाई परिवार के लेवल पे भी तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। परिवार के लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सोचो कि अगर आपको एक ही बच्चा पैदा करना है तो आप क्या चाहोगे? बेटा चाहोगे या बेटी चाहोगे? देखो वैसे तो आपको आपके पास कोई चॉइस नहीं है ना, तो आपको हर स्थिति में आपको जो है कोई भी पैदा हो आपको तो हमेशा सहमति ही जतानी चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉर्मल आदमी की तो वो क्या सोचेगा, यार काश मेरे को बेटा मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, है ना। तो इसको हम कहते हैं सन मेटा प्रेफरेंस। ठीक है, यानी कि सन को जो है आप ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो किसके किसके बजाय? महिला के बजाय, है ना, या लड़कियों के बजाय। सन मेटा प्रेफरेंस, है ना, सन मेटा प्रेफरेंस। चाइना में ये समस्या देखने को मिली है। जब चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की थी तो चाइना में ये देखा गया कि उनका सेक्स रेशियो बिगड़ गया। सेक्स रेशियो जो है वो पुरुषों के फेवर में आ गया, क्योंकि पुरुष उस टाइम ज्यादा पैदा हो रहे थे। और प्लस कई सारे हमारे पास सोशल एवं रिलीजियस कारण जिसकी वजह से जो है लोग बच्चे की चाह रखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसका प्रभाव। कुछ आगे की राह भी आप बता सकते हो? देखो यार, कार्यबल की जनसंख्या अगर कम हो रही है तो आप रिटायरमेंट की एज बढ़ा दो। ये समस्या है ना। तो अगर ये समस्या है तो जो है आपका जो कारण, जो आपका सॉल्यूशन होगा वो होगा कि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि। ठीक है, दूसरा देखो समझ है ना, दूसरा है कि एक प्रोनेटल पॉलिसी होती है ना, प्रोनेटल पॉलिसी। पॉलिसी मतलब कि बच्चे पैदा करने वाली पॉलिसी। जैसे कि रशिया में है कि अगर आपने 12 बच्चे पैदा किए तो आपको लेनिन पुरस्कार मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ आप पॉलिसी ला सकते हो अगर आपको आपकी देश की जनसंख्या बढ़ानी है ना। तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि पेड पेरेंटिंग लीव, है ना, पेड पेरेंटिंग लीव्स, है ना। जब भी आप मान लो बाप बन गए हो या माँ बन गए हो तो आपको जो है पेड लीव दी जाए। अभी हमारा मेटर्निटी बेनिफिट
एक्ट है ना, जिसके तहत जो है अगर कोई महिला माँ बनती है तो उसको 6 माह का से वेतनिक अवकाश दिया जाएगा, यानी कि उसकी कोई सैलरी नहीं कटेगी 6 माह तक। तीसरा, बच्चे पैदा होंगे उनकी देखभाल कौन करेगा, तो भाई बाल देखभाल गृह भी आप बना सकते हो। तो ये है कि बाल देखभाल है ना, वह चाइल्ड केयर है ना, चाइल्ड केयर एवं शिक्षा है ना, तो शिक्षा का है आप एक तरीके का सार्वभौमिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कंक्लूजन में मैंने आपको बता ही दिया पहले कि आप चाहो तो जो है जापान का जो एक मॉडल है ना, जापान का सिल्वर ह्यूमन रिसोर्स सेंटर, इसका जिक्र कर सकते हो। तो इस हिसाब से हमारा जो है पूरा इंट्रो, देन बॉडी, देन कंक्लूजन है ना, और बॉडी के भी हमने 2 भाग किए, भले 10 मार्कर है हमने 2 भाग किए है ना। फिर हमको आधा नंबर और चाहिए, तो हमने इसका जो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ में इसके क्या क्या रिजल्ट्स या क्या क्या जो हमारी आगे की राह है वो हम बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन।